जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जीन रेगुलेशन के बारे में बात किया था। किसके बारे में बात किया था? जीन रेगुलेशन के बारे में बात किया था, जहाँ पर स्विच्ड ऑन स्विच्ड ऑफ कैसे होता है उसके बारे में देखा था, है ना। अब उसका एप्लीकेशन, क्या बोल रहा हूँ, उसका एप्लीकेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। किसमें? ओपेरॉन कंसेप्ट में। किसमें? ओपेरॉन कंसेप्ट में। क्लियर है? अच्छा बेटा, एक ध्यान में रखना है चीज़, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीट में इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ स्टेट टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीवीएमपी मार्क कर लो भाई इसको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर है क्या? ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है? तो अच्छे से देख लेना है, लेकिन इसको समझने से पहले अगर आपने पुराना वाला लेक्चर नहीं देखा है तो समझ में अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, जल्दी से जाके वो लेक्चर दिखाना है। ठीक है ना। ओके, फिर इधर आ जाना। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ओपेरॉन कंसेप्ट। किसके बारे में? ओपेरॉन कंसेप्ट। यस, इस ओपेरॉन कंसेप्ट को दिया किसने है? इसको दिया है फ्रांकोइस जैकब और जैकी मोनार्ड। देखिए इतना खतरनाक नाम है, फ्रांकोइस जैकब और जैकी मोनार्ड। ध्यान में रखना बेटा, फ्रांकोइस जैकब जो थे जेनेटिस्ट थे, मतलब जो जीन्स के लेवल पर स्टडी करते थे, जबकि जैकी मोनार्ड एक बायोकेमिस्ट थे जो केमिकल्स के बारे में स्टडी करते थे, लेकिन लिविंग केमिकल्स के बारे में, मतलब लिविंग बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसके बारे में, इसलिए लिखा बायोकेमिस्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ये सर ओपेरॉन कंसेप्ट बोल रहे हो, ओपेरॉन कंसेप्ट बोल रहे हो, ये है क्या ओपेरॉन कंसेप्ट? बेटा ये ओपेरॉन मतलब होता है, ओपेरॉन मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स। देखो, क्लस्टर ऑफ जीन्स विथ सिमिलर फंक्शंस और रिलेटेड फंक्शंस। क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ जीन्स, ओपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स जिनका काम एक जैसा होता है या एक ही जैसा होता है। क्लियर है? मतलब रिलेटेड फंक्शन या सेम फंक्शन। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। और क्या बोल सकते हो ओपेरॉन को आप? ग्रुप ऑफ जीन्स जो सिचुएटेड होते हैं एक दूसरे के आजू बाजू। कहां पर? डीएनए में, है ना। डेफिनेटली जीन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में। तो डीएनए में ग्रुप ऑफ जीन्स जो अगल बगल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं क्या कहते हो आप? ओपेरॉन कहते हो। ठीक है, ये जो जीन्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सिस्टम को चालू कराने के लिए और बंद करने के लिए। क्लियर है क्या? ओके, ध्यान में रखना, ये जो ओपेरॉन कंसेप्ट है ये यूकार्योटिक के लिए वैलिड नहीं है। ये भी बेटा एक क्वेश्चन है कि ओपेरॉन कंसेप्ट किसके लिए दिया गया है? प्रोकार्योटिक के लिए दिया गया है, ना कि यूकार्योटिक के लिए। क्लियर है? तो प्रपोज टू एक्सप्लेन द प्रोकार्योटिक जीन रेगुलेशन। प्रोकार्योट्स के अंदर जीन रेगुलेशन किस तरीके से होता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रांसिस जैकब और मोनार्ड ने दिया है ओपेरॉन कंसेप्ट। ठीक है ना। अब इस ओपेरॉन में बेटा होता क्या है? इस ओपेरॉन में आप जानते हो कि क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं। अभी क्लस्टर ऑफ जीन्स कौन क्या होते हैं और बेटा इनका फंक्शन क्या है? देखो अभी जो बताते जा रहा हूँ, जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे नोट करते जाओ। ठीक है, और समझने की कोशिश करो बेटा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान में रखो। क्लियर है? देखो ओपेरॉन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ? आप जानते हो आप ओपेरॉन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स। तो उसमें कौन कौन से जीन्स हैं? एक है रेगुलेटरी जीन। क्या है? रेगुलेटरी जीन। अब इस रेगुलेटरी जीन का काम क्या है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर है? फिलहाल ध्यान में रखो ओपेरॉन किससे मिलकर बना हुआ है? रेगुलेटरी जीन, जिसको डिनोट करते हो आप आई सिंबल से। किस सिंबल से? स्मॉल आई सिंबल से। फिर दूसरा है प्रमोटर। किसमें? प्रमोटर। किससे डिनोट करते हो आप? पी से। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर को किससे डिनोट करते हो? ओ से। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन में देखो एक दो तीन जीन अवेलेबल है, दैट इज ZYA। क्या है? ZYA। क्लियर है क्या? वापस से ओपेरॉन जो कंसेप्ट है, ओपेरॉन मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स। उसमें कौन कौन से जीन्स आते हैं? रेगुलेटरी जीन जो कि आई जीन होता है, प्रमोटर जो कि पी होता है, ऑपरेटर जो कि ओ होता है, स्ट्रक्चरल जीन जो कि ZYA से मिलकर बना होता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो ओपेरॉन कंसेप्ट है बेटा ये ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कंट्रोल करता है। कहाँ पे कंट्रोल करता है? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। इसलिए लिखा हुआ है देखो, ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द जीन रेगुलेशन। क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो बेटा। ठीक है? ओके, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब देखो इधर उसको इसी को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर कल्चर मीडियम में ग्लूकोज है, अगर कल्चर मीडियम में ग्लूकोज है
तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो एंजाइम का सिंथेसिस नहीं करेगा। देखो हम कंपैरिजन करते हैं बेटा लैक्टोज और ग्लूकोज का, ठीक है। अगर मीडियम में ग्लूकोज है तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ग्लूकोज है बेटा वो मोनोमर है, मतलब सिंपल फॉर्म में, तो सिंपल फॉर्म को तोड़ने के लिए थोड़ी ना चाहिए एंजाइम। सिंपल फॉर्म में है तो बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लैक्टोज होगा क्योंकि वो डाइसैकेराइड है, वो कॉम्प्लेक्स है, उसको तोड़ने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, है ना। क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स इसको सिंपल में कर रहे हो, ऑलरेडी वो सिंपल में है, ग्लूकोज ऑलरेडी सिंपल में, और कितना सिंपल करोगे भाई? समझ में आएगी नहीं है? तो उसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? लेकिन अगर कल्चर मीडियम में बेटा लैक्टोज रहा, अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज रहा तो ई कोलाई का सेल जो है वो 3 एंजाइम्स को बनाने लगता है लैक्टोज के डाइजेशन के लिए। ध्यान सुनना, अभी तक हम लोग एक एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे ना, अब ध्यान में रखना, अब 3 एंजाइम जो है वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब ई कोलाई सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तब ई कोलाई का जो सेल होता है वो 3 एंजाइम को रिलीज करता है, 3 एंजाइम को बनाता है। किसके लिए? लैक्टोज के डाइजेशन के लिए। किसके लिए? लैक्टोज के डाइजेशन के लिए। वो कौन से 3 एंजाइम से बेटा? देख लो एक बार। एक है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नेक्स्ट दूसरा देखो, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएस। कई बुक्स में आपको सिर्फ परमिएस नाम से मिल जाएगा, तो इसे आप परमिएस डायरेक्टली भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज भी इसे कहते हैं कई नाम से, लेकिन जनरली आप इसे ये याद रखो बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज। तो जब कल्चर मीडियम में लैक्टोज रहेगा तो ई कोलाई बैक्टीरिया 3 एंजाइम का सिक्रेशन करता है। सबसे पहला बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा परमिएस, और तीसरा क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज। अब एक एक करके क्या करते हैं, इसका फंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है बेटा वो क्या करता है? ग्लूकोज को गैलेक्टोज और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। जबकि परमिएस काम क्या, देखो नाम कितना अच्छा लिखा हो, परमिएस मतलब परमिशन देता होगा, इसलिए नाम में परमिएस। तो क्या करता है? परमिट द लैक्टोज मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू द सेल। परमिएस क्या करता है? एक बार बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज आने लगेगा तो परमिएस एंजाइम सिक्रेशन होता है, और ये परमिएस क्या करता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर लैक्टोज को आने देता है। क्लियर है क्या? ओके। और तीसरा वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस एसिटाइलेज। बेटा ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो क्या कर रहा है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ रहा है, ये ऐसे नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है, ट्रांस देखो लिखा, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करता होगा किसी चीज का, एसिटाइल का। एसिटाइल मतलब व्हाट इज एसिटाइल? केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा, CH3C11O, है ना। ये क्या है बेटा? ये एसिटाइल ग्रुप है ना। क्या है? एसिटाइल ग्रुप। तो इस ग्रुप को ट्रांसफर करता है, इस ग्रुप को ट्रांसफर करता है एसिटाइल को एंजाइम ए से कहां पर ट्रांसफर करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर ट्रांसफर करता है। तब जाकर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिवेट होता है और तब जाकर ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। मतलब सिर्फ इसका सिक्रेशन हो जाए तो काम नहीं चलेगा। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर जब एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर करेगा कौन? ट्रांस एसिटाइलेज, तब जाकर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्टिवेट होगा और तब जाकर लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। क्लियर है क्या? देख लो, इसलिए ओके डन। समझ में आ गई नहीं है? क्लियर है बेटा? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। देखो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ। अभी जब लैक ओपेरम बताऊंगा ना एकदम आसान समझ में आएगा। समझ में आई नहीं है? क्लियर है क्या? ओके देखो, तो हम लोग जानते हैं 3 एंजाइम का सिंथेसिस होता है। कौन कौन सा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएस और ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर है ना। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं? कंट्रोल बाय लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए नोन एज ओपेरॉन। जानते हैं हम लोग ये जो एंजाइम्स बन रहे हैं इनको बनने के लिए कंट्रोल कौन करता है? बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओपेरॉन है भाई। ओपेरॉन पे जो जीन्स अवेलेबल है वही तो इनको बना रहे हैं, है ना, वही तो इनको बना रहे हैं। अब ये ओपेरॉन किससे मिलकर बना जानते हो आप? रेगुलेटरी जीन जो कि आई है, प्रमोटर है। अच्छा यहाँ पे प्रमोटर भी आएगा बेटा, लिख लेना प्रमोटर। पढ़े हुए अभी, है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हो, ठीक है ना, पी से, है ना। फिर ऑपरेटर है ओ, स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसमें 3 जीन्स होते हैं, Z, Y और A। क्लियर? ये इसका नहीं है बेटा, ये इसका है। क्लियर है क्या? ओके, ध्यान में रहेगा। ओपेरॉन जो होता है उसमें जो जीन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन एंजाइम्स को बनाने के लिए। बताओ कौन बनाता है? बताओ। देखो ये जो 3 जीन्स है ना बेटा, Z, Y, A, यही लोग क्या करते हैं? ये 3 एंजाइम्स को बनाते हैं। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो कौन सा जीन बनाता है? Z जीन।
जो परमिएस है वो कौन सा जीन बनाता है, वाई जीन। जो ट्रांस एसिटाइलेज है वो कौन बनाता है, ए जीन। फिर यही चीज़ आगे पढ़ेंगे, अभी बता दिया हूँ, ठीक है। ओके, इधर देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है क्या, द एक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय ऑपरेटर साइट विद द हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। बेटा देखो क्या है ना, ये जो ओपेरॉन कंसेप्ट है और ये जो ओपेरॉन है ना, इसमें बहुत सारे जीन्स है, जैसे रेगुलेटरी जीन है, ऑपरेटर है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा खेल है ना वो रिप्रेसर प्रोटीन का बेटा। क्यों सर, क्यों ऐसा, क्योंकि जो रेगुलेटरी जीन है, देखो ये जो आई जीन है, ये एक प्रोटीन को, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक प्रोटीन बनाता है रेगुलेटरी जीन, रिप्रेसर प्रोटीन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रेसर प्रोटीन। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ना, ये इसको ऑपरेटर से प्यार होता है, इसको ऑपरेटर से क्या होता है, प्यार होता है। तो क्या करेगा वो, ऑपरेटर के पास जाता है, किसके पास जाता है, ऑपरेटर के पास जाता है, और वो क्या करता है, उससे बाइंड कर लेता है। क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। वही लिखा हुआ है कि द एक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय ऑपरेटर साइट विद द हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साइट पे जाके जुड़ जाता है। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बनाता कौन है बेटा, जीन आई, जो कि क्या है, रेगुलेटरी जीन है। और जीन आई जो होता है बेटा वो इनहिबिटर होता है। क्या होता है, इनहिबिटर होता है। क्योंकि देखो ना क्या कर रहा है वो, प्रमोटर पे जाके जुड़ जा रहा है और किसी चीज़ को रोक दे रहा है। अब क्या किसको रोकता है, वही चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, वही चीज़ हम लोग लैक ऑपेरॉन में देखने वाले हैं। क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं आया। रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ बाइंड करता है, ऑपरेटर के साथ, समझ में आया। और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता कौन है, स्ट्रक्चर अपना ये ऑपेरॉन में प्रेजेंट रेगुलेटरी जीन, दैट इज आई जीन। क्लियर है क्या बेटा, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। तो मैंने आपको पहले बताया क्या, जीन एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करता है ऑपरेटर पर कि ये स्विच्ड ऑन है कि स्विच्ड ऑफ है। सर क्या बात कर रहे हो, कैसे? मैंने बताया था बेटा, जो रेगुलेटरी जीन होता है, जो आई जीन होता है, वो किसको बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन का जो बाइंडिंग है, रिप्रेसर प्रोटीन किससे प्यार करता है, ऑपरेटर से। तो डेफिनेटली उसके पास जाएगा, उसकी एफिनिटी उसके साथ ज़्यादा है। रिप्रेसर प्रोटीन जो है उसकी एफिनिटी जो है वो किसके साथ है, ऑपरेटर के साथ। तो जब वो ऑपरेटर से जाके जुड़ जाता है, ऑपरेटर से क्या होता है, जाके जुड़ जाता है। तो ऑपरेटर से जब जाके जुड़ जाता है तो हो जाता है ब्लॉक। क्या हो जाता है, ब्लॉक। जब बेटा ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीज़ें बंद हो जाती हैं, चीज़ें बंद हो जाती हैं, उसे कहते हैं स्विच्ड ऑफ। तो जब स्विच्ड ऑफ है या स्विच्ड ऑन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑपरेटर पे। किस पे, ऑपरेटर पे। तो एक है द जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ। टेंशन मत लेना, अभी आने वाला है लैक ऑपेरॉन, और बेटा लैक ऑपेरॉन जब आएगा ना तो आपको हलवा लगेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें होने वाली है। बस वहाँ पर देखेंगे कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। तो जैसे जैसे बता रहा हूँ फिलहाल ध्यान में रखो, जब लैक ऑपेरॉन पढ़ाऊंगा, जब लैक ऑपेरॉन देखोगे तब तुम्हें एकदम क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन तब तक छोड़ के मत जाना वीडियो भाई। क्लियर है, ओके। इफ ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन, देखो क्या लिखा है, अगर ऑपरेटर स्विच्ड ऑन होगा तभी 3 जीन्स बनेंगे। मैंने क्या बोला, इसका मतलब सर ये है क्या कि अगर रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर टेट्रामर रिप्रेसर प्रोटीन को नहीं बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन को नहीं बनाता है, तो ऑपरेटर चालू रहेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा आप। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाएगा तो ये 3 जीन नहीं बनेंगे। लेकिन जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा रिप्रेसर प्रोटीन तब ये स्विच्ड ऑन रहेगा और तब बना देगा 3 जीन्स। और 3 जीन्स कैसे बनेंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन करके। और आप जानते हो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज बनता है और उसमें एमआरएनए बनेगा जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर है। हर स्ट्रक्चरल जीन जो होता है, स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन आता है बेटा, जेड, वाई और ए। ये एक सिस्ट्रॉन है, इससे भी आप सिस्ट्रॉन बोलते हो, इससे भी आप सिस्ट्रॉन बोलते हो, मतलब ए भी जीन है, ए भी जीन है, ए भी जीन है। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा जीन। क्या होता है, जीन, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए, दैट इज जीन। इसे कहते हैं सिस्ट्रॉन, मतलब ये भी सिस्ट्रॉन, ये भी सिस्ट्रॉन, ये भी सिस्ट्रॉन। क्लियर है। अब ध्यान में रखना, प्रोकार्योटिक के अंदर बेटा जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ना वो होता है पॉलीसिस्टोनिक। क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक। पी फॉर प्रोकार्योटिक, पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक। जबकि यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं। जैसे जो स्ट्रक्चरल जीन है बेटा वहां पर 3 जीन्स है ना, ये 3 जीन्स किस में आते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स में,
लेकिन यूकारियोटिक में सिर्फ एक ही जीन रहता है, इसीलिए कहते हैं यूकारियोटिक के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है। कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक। जबकि प्रोकारियोटिक के अंदर क्या होता है? पॉलीसिस्टोनिक। कभी भूल जाना तो पीपी याद रखना बेटा, क्या याद रखना? पीपी, पी फॉर प्रोकारियोटिक, पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक। क्लियर है क्या बेटा? ओके, पक्का? ओके, ठीक है। अब देखो दूसरा जाओ, अगर लिखा है स्विच्ड ऑन या फिर मैं बोलूँ स्विच्ड ऑफ, किसका? ऑपरेटर का। स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑफ, किसका बोल रहा हूं? ऑपरेटर का। अचीव्ड बाय प्रोटीन, कुछ कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, बराबर है। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, स्विच्ड ऑफ हो जाएगा। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से नहीं जुड़ता है तो चीज़ें चालू रहेंगी, मतलब ZYA बन जाएगा, यानी स्विच्ड ऑन कंडीशन बना रहेगा। क्लियर है? तो क्या होता है देखो एक साथ, अगर रिप्रेसर प्रोटीन बना, ध्यान सुनना, अगर रिप्रेसर प्रोटीन बना तो डेफिनेटली उसकी एफिनिटी है ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर से प्यार करता है तो ऑपरेटर के पास जाएगा। अगर ऑपरेटर के पास जाएगा तो ऑपरेटर को क्या कर देगा? ब्लॉक। अगर चीजें ब्लॉक हो गई तो सब चीजें बंद हो जाएंगी। अगर चीजें बंद हो जाएंगी डेफिनेटली स्ट्रक्चरल जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ZYA जीन नहीं बन पाएगा। क्लियर है? वापस तो कितना अच्छा लिखा हुआ है। अगर रिप्रेसर प्रोटीन बना तो पक्का वो ऑपरेटर के पास जुड़ेगा, और अगर जुड़ा तो ब्लॉक कर देगा ऑपरेटर को। ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया बेटा, अगर ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया, अगर ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया तो चीज़ें स्विच ऑफ हो जाएंगी। अगर स्विच ऑफ हो गई तो स्ट्रक्चरल जीन नहीं बनेगा, ZYA जीन जो है वो नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअल कंसेप्ट में। अभी तक ट्रेलर था, अभी तक क्या था? ट्रेलर था। असली कंसेप्ट तो बेटा अब चालू होगा, असली कंसेप्ट तो अब चालू होगा, दैट इज लैक ओपेरॉन, है ना। अभी लैक ओपेरॉन क्या है, जहां से हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता है, वो देखेंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली ना बेटा। अभी लैक ओपेरॉन देखो कैसे समझ में आता है। ठीक है? ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे लैक ओपेरॉन कंसेप्ट पे। अपने सीट बेल्ट बांट लो, सॉरी बांध लो, सॉरी अपने सीट बेल्ट बांध लो सॉरी बेटा, सीट बेल्ट बांध लो और अलर्ट हो जाओ। चाय कॉफ़ी ले लो बेटा, चाहिए तो जाके थोड़ा चाय पी के आ जाओ, थोड़ा घूम के आ जाओ। ठीक है? इतना देर से पढ़ रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा। ठीक है? ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग लैक ओपेरॉन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लैक ओपेरॉन। आइए देखते हैं क्या है लैक ओपेरॉन, जिसका हुआ है लैक ओपेरॉन का। क्या सच में इतना डिफिकल्ट है लैक ओपेरॉन? क्या सच में इतना डिफिकल्ट है लैक ओपेरॉन? सर ये थंबनेल लगा दूं क्या? ये लगा दूं क्या थंबनेल? सच में डिफिकल्ट है क्या लैक ओपेरॉन? नहीं लगाऊंगा, चलो ठीक है। यहां पे बेटा ध्यान में रखना, लैक्टोस। लैक क्या है? व्हाट इज लैक? लैक का मतलब क्या होता है? लैक का मतलब होता है यहाँ पे बेटा लैक्टोस। क्या होता है? लैक्टोस। और ऑपेरॉन के बारे में तो इतना सारा डिटेल में अभी तो पढ़ के आ रहे हो, क्लस्टर ऑफ जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स विथ रिलेटेड फंक्शन, है ना, जो आजू बाजू प्रेजेंट रहेंगे डीएनए में, है कि नहीं? वही सब क्या है? ऑपेरॉन है। फिर भी मैंने एक बार लिख दिया बेटा, देख लो, क्लस्टर ऑफ जीन्स और ग्रुप ऑफ जीन्स विथ रिलेटेड फंक्शन। जैसे वहां पर भी जैकब और मोनार्ड ने दिया था, डेफिनेटली लैक ओपेरॉन कंसेप्ट भी किसने दिया है? जैकब और मोनार्ड। किसने दिया है? जैकब और मोनार्ड। क्लियर है? अब बेटा ओपेरॉन भी दो तरीके का होता है। ओपेरॉन भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जो कि आपके सिलेबस में है, यही चीज आपके सिलेबस में है। और एक और ओपेरॉन होता है जिसे कहते हैं रिप्रेसर ओपेरॉन। क्या कहते हैं? रिप्रेसर ओपेरॉन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। जब बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, तो वहां पर आप रिप्रेसर ओपेरॉन पढ़ते हो। ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? ओके भाई, आगे के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, है ना। क्लियर है? तो यह है इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लैक ओपेरॉन के बारे में बात करेंगे, यानी लैक्टोज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लैक्टोज के बारे में बात करेंगे। उसी तरीके से होता है रिप्रेसर ओपेरॉन, उसमें हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। क्या बोलते हैं बेटा उसमें हम लोग? ट्राई ओपेरॉन बोलते हैं। और ट्राई मतलब क्या होता है यहाँ पे? ट्रिप्टोफैन, जो कि एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है, जो कि क्या होता है? तरीके का अमाइनो एसिड होता है। क्या होता है? अमाइनो एसिड। क्लियर है क्या? ओके बेटा, क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो ऑपरेट ओपेरॉन 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 ओपेरॉन, कब से ओपेरॉन पढ़ते आ रहे हो? अभी तो आपको याद भी हो चुका होगा कि ओपेरॉन किससे मिलकर बना होता है? रेगुलेटरी जीन, आई, प्रमोटर, पी, ऑपरेटर, ओ, स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन होता है, ZYA। बेटा वही सब तो लिखा हुआ है, देख लो, देख लो भाई। रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। जानते हो स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन होता है, Z, Y और
ए, Z, Y और A। आप जानते हो ऑपरेटर को O से डिनोट करते हैं, प्रमोटर को P से डिनोट करते हैं, रेगुलेटरी जीन को I से डिनोट करते हैं, है ना। ध्यान में रखना है एक चीज और बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंड्यूसर, इंड्यूसर लिखा हुआ है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपेरॉन। ध्यान में रखना है चीज, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो है मैंने ऑपेरॉन इंड्यूसर, लेकिन ये ऑपेरॉन का पार्ट नहीं होता। यहाँ पे इंड्यूसर पता है क्या होता है, अभी बता देता हूँ, लैक्टोस होता है। और यही तो क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन है कि भाई लैक ऑपेरॉन कंसेप्ट में इंड्यूसर के रूप में कौन काम करता है, लैक्टोस। कौन काम करता है, लैक्टोस। क्लियर है क्या बेटा? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग बनाता हूं मैं लैक ऑपेरॉन का यानी जीन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा ऑपेरॉन कंसेप्ट और ऑपेरॉन स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले ना ये समझना जरूरी है बेटा। ये नहीं समझ में आएगा ना तो वो भी नहीं समझ में आएगा। क्लियर है सर, कब से आप यही बता रहे हो, ये समझ में नहीं आया वो समझ में आया, पता है नहीं रही अच्छी बेटा, थोड़ा सब्र करो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है, समझ में आएगी नहीं। क्लियर है? ओके, देखो इधर इंड्यूसिबल ऑपरेटर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले बात किया हूं, क्या ऑपरेटर सिस्टम के बारे में बात करोगे, इंड्यूसिबल सिस्टम के बारे में बात करोगे? क्यों? क्योंकि भाई जो रिप्रेसर वाला सिस्टम है वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग इंड्यूसिबल के बारे में ही बात करेंगे, यानी लैक ऑपेरॉन के बारे में ही बात करेंगे। अब देखो एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक इकोलाई का लेते हैं। क्या लेते हैं? इकोलाई, क्योंकि बेटा इकोलाई क्या है, प्रोकार्योटिक है, और लैक ऑपेरॉन जो होता है वो सिर्फ प्रोकार्योटिक के लिए ही डिस्क्राइब है कि नहीं, है कि नहीं? बोलो स्पीड समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैंने 2x की स्पीड से तो नहीं बोल दिया? वापस से सुनो, वापस सुनो। मैंने क्या बोला? इकोलाई जो है बेटा वो प्रोकार्योटिक है ना, और प्रोकार्योटिक के लिए तो डिफाइन है, तो हम लोग इसलिए इकोलाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, जो बच्चे ऑलरेडी 1.5 की स्पीड से देख रहे होंगे उनके लिए तो और ज़्यादा तेज होगा ना। क्लियर है? ओके ठीक है, इससे भी तेज बोल सकता हूँ मैं, समझ में आएगी नहीं? ओके, बताऊँगा कभी। इकोलाई जो है बेटा, इकोलाई जो बेटा है, अगर मैं उसको ग्रो करवाता हूँ किसके अंदर, कल्चर मीडियम। सर कल्चर मीडियम क्या होता है बेटा? ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आपने न्यूट्रिशन रखा है, इसके अंदर खाना रखा है, किसके लिए सर? किसके लिए खाना रखा है? डेफिनेटली बैक्टीरिया के लिए रखा है आपने, ठीक है ना। ओके, खुद मत खा जाना, ठीक है। तो कल्चर मीडियम में क्या है बेटा? ग्लूकोज रखा है आपने। क्या रखा है इसमें? ग्लूकोज रखा है, और उसके बाद इकोलाई बैक्टीरिया का इसके अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, जब बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को लेगा तो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो सुनो, कल्चर मीडियम में अगर आपने ग्लूकोज रखा, और इकोलाई बैक्टीरिया का जो फेवरेट फूड है वो ग्लूकोज है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या है, सिंपल है, और सिंपल को तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब सिंपल चीज़ों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली वो एंजाइम भी नहीं बनाना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इकोलाई का जो फेवरेट खाना क्या है वो ग्लूकोज है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में। भाई जब सिंपल फॉर्म में है ग्लूकोज तो पक्का एंजाइम नहीं बनेगा, और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो ऑपेरॉन कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा, एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब एंजाइम की जरूरत बनाने की जरूरत पड़ती है तब सिस्टम ऑन होता है, तब एंजाइम बनता है कि नहीं। लेकिन जब एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तब सिस्टम ऑफ रहता है, स्विच ऑफ रहता है, जीन इनएक्टिव रहते हैं। क्लियर है कि क्लियर है? इसीलिए बोला है देखो ऑपेरॉन इज नॉट एक्टिव। जबकि जब आप इकोलाई बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में रखते हो जहां पर लैक्टोस रखा है आपने, अब मुझे बताओ अगर लैक्टोस वहां पर अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है? लैक्टोस। और लैक्टोस कैसा है बेटा? डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड। अगर वो डाइसैकेराइड है तो उसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए एंजाइम को बनाना पड़ेगा, एंजाइम को बनाने के लिए सिस्टम चालू करना पड़ेगा, स्विच ऑफ ऑन करना पड़ेगा, जीन को एक्टिव करना पड़ेगा, तभी तो सिस्टम बनेगा। और जीन एक्टिव, स्विच ऑन मतलब ऑपेरॉन एक्टिव, ऑपेरॉन एक्टिव। देख लो भाई, है ना। इकोलाई लैक्टोस में रखोगे तो ऑपेरॉन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑपेरॉन एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर क्या सर, अगर मैंने कल्चर मीडियम लिया, उसके अंदर मैंने लैक्टोज भी भरा है, मैंने उसके अंदर ग्लूकोज भी भरा है, और इकोलाई को मैंने रखा, तो सबसे पहला प्रेफरेंस क्या होगा बैक्टीरिया का? सबसे पहला प्रेफरेंस होगा ग्लूकोज का डाइजेशन कराना, क्योंकि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू लैक्टोज, क्योंकि सिंपल फॉर्म में होता है। एक बार सारा ग्लूकोज खत्म कर लिया इकोलाई ने, अब बचा क्या है? लैक्टोज। अगर उसको और मल्टीप्लाई करना है और सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली लैक्टोज को भी तोड़ना पड़ेगा। अगर लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा 100% उसमें एंजाइम बनाना पड़ेगा, एंजाइम बनाना पड़ेगा मतलब ऑपेरॉन को एक्टिव करना पड़ेगा, मतलब स्विच ऑन करना पड़ेगा। देख ले भाई, देख ले भाई, देख ले भाई, क्या कल्चर मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज, है ना। इसमें क्या है? सिर्फ लैक्टोज है। अगर लैक्टोज है तो ऑपेरॉन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? लैक्टोज कहीं ना कहीं, लैक्टोज जो है वो क्या कर रहा है? ऑपेरॉन को
चालू करवा रहा है, एक्टिव करवा रहा है। इसीलिए लैक्टोज को क्या बोला है, इंड्यूसर बोला है, चालू कराने वाला मॉलिक्यूल बोला है। याद है इंड्यूसर का डेफिनेशन क्या था, दोज मॉलिक्यूल्स विच एक्टिव द विच व्हाट, जो एक्टिवेट करता है किसको, इंडक्शन को, जो इंडक्शन के प्रोसेस को फेवर करता है वो मॉलिक्यूल क्या कहते हो, इंड्यूसर। यहाँ पे इंड्यूसर के रूप में कौन काम कर रहा है, लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज ही वो मॉलिक्यूल है जो ओपेरॉन को एक्टिव कर रहा है। क्लियर है क्या, पक्का डन है बेटा, वेरी गुड। अब फाइनली हम लोग स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, ओके ठीक, ओके बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब देखो इधर क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरॉन है, ये क्या बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरॉन है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है आई, ये क्या है आई, ये है पी, ये है ओ, ये है जेड, ये है वाई और ये ए है। इसमें से आप जानते हो जेड वाई ए जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। क्लियर है, ओके। जिसमें से आई क्या होता है, आई क्या होता है जानते हो आप, क्या ये होता है रेगुलेटरी जीन, बराबर। पी क्या होता है, पी होता है प्रमोटर, वो क्या होता है ऑपरेटर, और जेड वाई ए जो है वो है स्ट्रक्चरल जीन। डन है क्या बेटा, क्लियर है ना, ओके। स्ट्रक्चरल, पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए लैकोपेरॉन का। अच्छा, इसको याद कैसे करना है बेटा, ये तो मेरे गुरुजी ने बताया था, मेरे सर ने मुझे बताया था याद करने का तरीका, वही तरीका मैं आपको भी बता रहा हूँ। वह है आई पोज या, क्या बोल रहा हूँ, आई पोज या, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, आई पोज या। क्लियर है, आई पोज या से आप ध्यान रख सकते हो। देखो आई पोज या, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। जहां पर आई क्या है बेटा, रेगुलेटरी जीन, पी क्या है प्रमोटर, है ना, ओ क्या है ऑपरेटर, और जेड वाई ए क्या है स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है। अगर मैं बात करूं बेटा रेगुलेटरी जीन, आप जानते हो रेगुलेटरी आई किसको बनाता है, रेगुलेटरी जीन कहते हैं ना हम लोग उसे, ये किसको बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। बात किया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है बेटा, पहले बताया हूँ। आई जीन होता है रेगुलेटरी जीन, और रेगुलेटरी जीन बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन। और बेटा इस रिप्रेसर प्रोटीन आगे जाके और मॉडिफाई होता है और बना देता है रिप्रेसर टेट्रामर। देखो टेट्रा बोला मतलब 4, मतलब ऐसा बना देता है, इसमें नहीं है ऐसे। क्लियर है, यह है रिप्रेसर टेट्रामर, मतलब यहाँ पर ऐसा रिप्रेसर प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ये ऐसा होता है। और जब मॉडिफाई होता है दोनों चारों जुड़ जाते हैं और बना देता है रिप्रेसर टेट्रामर। क्या बना देता है, रिप्रेसर टेट्रामर। और जानते हो आप रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर टेट्रामर का, टेट्रामर जो है किससे प्यार करता है, किससे, ऑपरेटर से। ऑपरेटर से उसकी अफिनिटी ज़्यादा है, डेफिनेटली वो कहाँ पर जाए जुड़ेगा, ऑपरेटर पे जाके जुड़ेगा, वही लिखा हुआ है। रेगुलेटरी जीन से जो बनता है रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर टेट्रामर, वो बाइंड किसके साथ करता है बेटा, ऑपरेटर के साथ, क्योंकि रिप्रेसर टेट्रामर की एफिनिटी ऑपरेटर के साथ ज़्यादा है। क्लियर है इतना, ओके। फिर बात करते हैं प्रमोटर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, प्रमोटर के बारे में। बेसिकली ये स्मॉल सीक्वेंस है डीएनए का। प्रमोटर क्या होता है, स्मॉल सीक्वेंस होता है डीएनए का, और ये प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज। क्यों सर आरएनए पॉलीमरेज क्यों, क्योंकि बेटा एमआरएनए बनाना है ना, आरएनए है ना वो तो, है ना, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज। मतलब यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, देखो यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, आता है। यहीं पर कौन आता है, आरएनए पॉलीमरेज, और यही प्रमोटर उसको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। क्लियर है क्या। अच्छा ध्यान सुनो, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद वो जाता है ऑपरेटर, ऑपरेटर से फिर ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है। तभी तो जेड बना देता है किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। ए वाई किसको बना देगा, परमिएज को। ए किसको बना देगा, ट्रांस एसिटाइलेज को। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज जेड पे, वाई पे, ए पे पहुंचेगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। और है कि नहीं, क्लियर है क्या, ओके। उसी वही बोला मैंने, ऑपरेटर देखो, व्हाट इज ऑपरेटर, एक तो बेटा ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये प्रमोटर है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है, तो वही लिखा हुआ है प्रेजेंट बिटवीन स्ट्रक्चरल जीन एंड प्रमोटर। एंड रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू इट, मतलब जो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बन रहा है उसकी एफिनिटी ऑपरेटर के साथ ज़्यादा है, तो ये यहीं पर आकर जुड़ जाता है। क्लियर है क्या, ओके। और नेक्स्ट बेटा आप जानते हो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, यही वो जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है लैकोपेरॉन में। और आप जानते हो यहाँ पर एक से अधिक जीन्स अवेलेबल है, इसे क्या कहते हो आप, पॉलीसिस्टोनिक। यूकैरियोटिक में यहीं पर सिर्फ इसमें से एक ही जीन अवेलेबल रहेगा, उसे कहोगे मोनोसिस्टोनिक, जो कि यूकैरियोटिक में मिलता है। अगर यहाँ पर जो जेड जीन होता है बेटा, वो किसको बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। वाई किसको बनाता है, परमिएज को। और ए किसको बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज को। किसको बनाता है बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज को। क्लियर है क्या, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर दो कंडीशन समझने वाले हैं बेटा,
कितने कंडीशन, 2 कंडीशन, ओके, फिर आपका लेगोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है बेटा कि आपका जो कल्चर मीडियम है उसमें ज़्यादा ग्लूकोज है, क्या है उसमें ज़्यादा ग्लूकोज है, या फिर मैं बोलूँ लेस लैक्टोज है, या लैक्टोज है नहीं, या ना के बराबर है। मतलब जो कल्चर मीडियम लिया है आपने सबसे पहला वाला, उसमें क्या है, ग्लूकोज भर भर के है और लैक्टोज या तो नहीं है या तो बहुत कम मात्रा में है। क्लियर है। तो होगा क्या आप जानते हो, अब ये जानते हो क्या कि जब ग्लूकोज रहता है मीडियम के अंदर तो बैक्टीरिया उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और कोई भी एंजाइम नहीं बनता है। बस उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर है। देखो आई जीन जो कि रेगुलेटरी जीन है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और बना देगा एमआरएनए, बराबर है। और एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और बना देगा रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा और बना देगा रिप्रेसर टेट्रामर। और आप जानते हो अब क्या, जो रिप्रेसर टेट्रामर होता है वो उसकी एफिनिटी किसके साथ होती है, उसकी एफिनिटी होती है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। अब मुझे बताओ जब ये ऑपरेटर के साथ एफिनिटी है तो डेफिनेटली क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा ना, क्या कर जाएगा, यहाँ पर बाइंड कर देगा, और बाइंड कर कर क्या कर लेगा, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा। देखो ब्लॉक किया है ना। और आप जानते हो कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तो प्रमोटर पे आके जुड़ता है, कहाँ आके जुड़ता है, प्रमोटर वाले रीजन पे आके जुड़ता है। अगर ये प्रमोटर वाले रीजन पे आके जुड़ रहा है तो आप जानते हो उसके बाद कहाँ पे जाता है, ऑपरेटर पे, फिर ZYAG पे जाएगा, बराबर, ZYA पे फिर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो प्रमोटर में आने के बाद ऑपरेटर में जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज किसकी वजह से है, रिप्रेसर टेट्रामर की वजह से है, क्योंकि उसकी एफिनिटी ऑपरेटर से ज़्यादा है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज ZYA को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता है ना, इसके वजह से ऑपरेटर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अगर ब्लॉक हो गया तो किसकी वजह से, रिप्रेसर टेट्रामर की वजह से। अगर ये ब्लॉक हो गया है तो आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा और ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा ZYA जीन को। अगर ZYA जीन नहीं बनेगा डेफिनेटली बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। बेटा मैंने पहले बताया था कि अगर ग्लूकोज रहेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइड की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर सिस्टम स्विच्ड ऑन है कि स्विच्ड ऑफ है, डेफिनेटली सिस्टम यहाँ पर स्विच्ड ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बना है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर कौन था, लैक्टोज था। लैक्टोज ही तो चालू करवा रहा था, है ना, इसीलिए नो एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, इसीलिए नो एक्टिवेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। इतना क्लियर है, कुछ नहीं है बेटा। देखो ज़्यादा ग्लूकोज से मीडियम में है ना, और लेस लैक्टोज या नहीं लैक्टोज है, तो रेगुलेटरी जीन करेगा उसका ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन होगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, क्योंकि भाई प्रोटीन बनना है मतलब ट्रांसलेशन तो होना है ना। तो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ, रिप्रेसर टेट्रामर बाइंड होता है ऑपरेटर वाले से, क्योंकि इसकी एफिनिटी ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। बाइंड कर लेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से मूव करना तो चाहता है लेकिन यहाँ पर ब्लॉक है तो आरएनए पॉलीमरेज इनको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा और सिस्टम क्या रहेगा, स्विच ऑफ। यहाँ पर आ जाओ, दूसरा कंडीशन देखो बेटा। दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज ना के बराबर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर भर भर के लैक्टोज है। अगर बेटा भर भर के लैक्टोज है तो डेफिनेटली बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो एंजाइम लगेगा तोड़ने के लिए, बराबर है। वही चीज़ लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, क्योंकि भाई लैक्टोज है ना यहाँ पे, लैक्टोज भर भर के, और लैक्टोज ही क्या करता है, एंजाइम्स को बनाता है, सिंथेसाइज करवाता है, मतलब सिस्टम को चालू करवाता है। क्लियर है, इसलिए इंड्यूसर बोल रहे हैं हम लोग। तो ये रहा, वापस से रेगुलेटरी जीन बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन बनेगा और रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा। इसका बनेगा मॉडिफिकेशन, रिप्रेसर टेट्रामर। और ये जो रिप्रेसर टेट्रामर है, अब जानते हो आप इसकी एफिनिटी किसके साथ है, ऑपरेटर के साथ। जब ये जा रहा होता है, लेकिन मीडियम में कौन है बेटा, देखो मीडियम में है इंड्यूसर यानी लैक्टोज है। अभी लैक्टोज क्या करता है पता है, ये लैक्टोज जो होता है ना बेटा, ये लैक्टोज क्या करता है पता है, इस रिप्रेसर टेट्रामर से जाके बाइंड कर जाता है। ये रिप्रेसर टेट्रामर है, क्या है, रिप्रेसर टेट्रामर, और यहीं पर जाके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। दिख रहा है क्या, ये लैक्टोज है, ये जो बना रहा हूँ ना बेटा, ये लैक्टोज है। और लैक्टोज क्या कर रहा है, लैक्टोज बेसिकली रिप्रेसर टेट्रामर को ही बाइंड कर जाता है। जब लैक्टोज इसको बाइंड कर जाता है, बेसिकली ये लैक्टोज जो है ना वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले एलोलैक्टोज में। किसमें, एलोलैक्टोज। क्लियर है, लैक्टोज पहले कन्वर्ट होता है एलोलैक्टोज, और ये एलोलैक्टोज जो है वो रिप्रेसर टेट्रामर पे जुड़ जाता है। अब मुझे बताओ, जब एलोलैक्टोज रिप्रेसर टेट्रामर को बाइंड कर देगा, रिप्रेसर टेट्रामर को ही ब्लॉक कर देगा,
तो क्या यहाँ पर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब यहाँ पर नहीं जा पाएगा तो डेफिनेटली आराम से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ सकता है, प्रमोटर से जाएगा ऑपरेटर पे, ऑपरेटर पे जाएगा Z पे, फिर Y पे, फिर A पे, और डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो mRNA बनेगा, mRNA बनेगा तो ट्रांसलेशन कर देगा और बना देगा ZYA जीन का। Z जीन क्या बनाएगा? Z जीन बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन क्या बनाएगा? परमीएस, और A क्या बनाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर है क्या बेटा? ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लैक्टोस है वो क्या कर रहा है? इस सिस्टम को ऑन कर रहा है, इस सिस्टम को स्विच्ड ऑन रख रहा है, मतलब जीन एक्टिवेट हो रहे हैं ना, इसकी वजह से जीन क्या हो रहे हैं? एक्टिवेट हो रहे हैं। इसीलिए लैक्टोस को कहते हैं बेटा इंड्यूसर। क्या कहते हैं? इंड्यूसर। क्लियर है? फाइनली आपका यहाँ पर लैक ओपेरॉन हो जाता है खत्म, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लो, नोट कर लो, फिर कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ, वो कमेंट कर लेना, फिर खत्म। ओके, ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, ये आपका फाइनल स्लाइड है। ठीक है, फाइनली आप जानते हो ई कोलाई सर्वाइव कर सकता है चाहे ग्लूकोज रहे चाहे लैक्टोस रहे। फर्क इतना होगा, अगर ग्लूकोज होगा तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा तो एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिंपल फॉर्म है। अगर सिंपल फॉर्म है तो ओपेरॉन एक्टिव नहीं होगा, ओपेरॉन एक्टिव नहीं रहेगा मतलब स्विच्ड ऑफ। क्लियर है? दूसरा, लैक्टोज की बात करूँ तो लैक्टोज अगर है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब एंजाइम चाहिए, एंजाइम चाहिए मतलब क्या? मतलब ओपेरॉन एक्टिव होगा, ओपेरॉन एक्टिव होगा मतलब स्विच्ड ऑन। क्लियर है? पक्का? अब देखो, लैक्टोज था, लैक्टोज को सबसे पहले एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। ये एलोलैक्टोज ही बेसिकली इंड्यूसर के रूप में काम करता है और ये बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से, यानी रिप्रेसर टेट्रामर से, और उसको ऑपरेटर से जुड़ने नहीं देता। क्लियर है? अगर ऑपरेटर से जुड़ेगा नहीं तो डेफिनेटली ऑपरेटर फ्री रहेगा। ऑपरेटर फ्री रहेगा तो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आसानी से क्या? प्रमोटर से स्ट्रक्चरल जीन तक जा सकता है वाया ऑपरेटर जीन, और क्या कर देगा? स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। क्लियर है क्या? पक्का? डन है बेटा? ओके, लेकिन आपको समझना होगा पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक होता है। देखो सिंपल सा बात है, अगर लैक्टोज ज़्यादा है, अगर क्या है? लैक्टोज ज़्यादा है। अगर लैक्टोज ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा बेटा? इंड्यूसर ज़्यादा है। इंड्यूसर ज़्यादा है मतलब क्या होगा? रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा लैक्टोज और उसको रोक देगा और वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, है ना? अगर ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा तो डेफिनेटली आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आसानी से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कर देगा। यहाँ पर ओपेरॉन जो है वो चालू हो रहा है, स्विच्ड ऑन हो रहा है, इसी को कहते हैं बेटा पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं इसे? पॉजिटिव फीडबैक। अगर लैक्टोज का लेवल बहुत कम है यानी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तब क्या होगा? तब रिप्रेसर टेट्रामर से एलोलैक्टोज या लैक्टोज नहीं जुड़ेगा, तो 100% रिप्रेसर टेट्रामर जाके कहाँ जुड़ेगा? ऑपरेटर से जुड़ेगा। अगर ऑपरेटर से जुड़ेगा तो ब्लॉक कर देगा तो ऑपरेटर ओपेरॉन स्विच ऑफ होगा। यही क्या है? नेगेटिव फीडबैक। देख लो, क्लियर है क्या? पक्का? देख लो क्या लिखा है। व्हेन इंड्यूसर इन लैक्टोज का लेवल ज़्यादा होगा, रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा इंड्यूसर यानी लैक्टोज। इसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट हो जाएगा। यही क्या है? पॉजिटिव फीडबैक। जबकि जब इंड्यूसर का लेवल कम रहेगा, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा, मतलब ऑपरेटर क्या करेगा? ऑपरेटर को रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक कर देगा। अगर ब्लॉक कर देगा तो स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिवेट रहेगा। स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिवेट रहेगा मतलब सिस्टम क्या शो करेगा? नेगेटिव फीडबैक। क्लियर है क्या बेटा? ओके, तो फाइनली आपका यहाँ पर लैक ओपेरॉन और ओपेरॉन कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? अब हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं जीनोमिक्स के बारे में और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है ना? तो 2 लेक्चर अभी और बचे बेटा, टेंशन नहीं लेना है, ये चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है। क्लियर है? लेकिन उससे पहले पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करना मत भूलिएगा। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग चैप्टर में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, कि बेटा ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, पुराना जब रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ जीनोमिक्स में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।